हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये है हमारा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित तीसरा रैपिड रिवीजन का सीरीज। हमने सबसे पहले किया था फंडामेंटल राइट्स को, उसके बाद किया उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को, और फिर आज हम देखेंगे राष्ट्रपति के टॉपिक को। यहाँ पे देखिए हमारे सामने फोटो लगा हुआ है। हमारे भारत की राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में, वो हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का अगर मूल स्थान आपसे पूछे तो ये कहाँ की हैं? ये ओडिशा की रहने वाली हैं। कहाँ की? ओडिशा की रहने वाली हैं। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं हमारी, ठीक है। 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद के बाद इन्होंने 2022 में क्या किया था? अपना पद ग्रहण किया था, ठीक है। इनका मूल नाम अगर कोई आपसे पूछे तो मूल नाम इनका क्या हो जाएगा? पूती टूडू। और इनकी जो स्कूल टीचर थी वो उन्होंने इनको नाम दिया था द्रौपदी का, और तब से इनका नाम जो है वो द्रौपदी मुर्मू हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो ये हमारा टॉपिक है, इसका ये पहला पार्ट होने वाला है एमसीक्यू का। इसके बाद हम एक और एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रहता ही रहता है, ठीक है। तो कौटिल्य क्लासेस के अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं उसका इन्फॉर्मेशन, उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको ये एमसीक्यू यूजफुल लगता है, लाभदायक लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और अपने एमसीक्यू को आज से शुरू करते हैं। अपने क्वेश्चंस को अभी हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों को उसके विषय वस्तु से मिलाएं। देखिए, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है आर्टिकल, और दूसरी तरफ उससे संबंधित सब्जेक्ट दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है, आपको वो बताना है। आपके सामने एक तरफ है आर्टिकल 52 और दूसरी तरफ है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 53 के सामने है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 के सामने है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद 56 के सामने है संघ की कार्यपालिका शक्ति। आपको मिलाना है कि किस आर्टिकल में किस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। तो देखिए, आर्टिकल जो 52 है ये बताता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में, ये बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 जो है ये बोलता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? निहित होगी। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी देता है, जबकि अनुच्छेद 53 ये बताता है कि भारत की जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 जो है, ये अनुच्छेद 54 जो है ये संबंधित है आपका राष्ट्रपति के चुनाव से। अनुच्छेद 54 जो है ये संबंधित किससे है? आपका राष्ट्रपति के चुनाव से। जबकि अनुच्छेद 56 जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति के कार्यकाल से। तो ध्यान देंगे एक बार, बहुत ही अच्छे से इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अनुच्छेद 52 ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बताता है कि भारत के राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और अनुच्छेद 56 जो है ये बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 56 देता है। तो इस तरीके से ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये शुरुआती आर्टिकल्स हैं, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? शपथ ग्रहण के बारे में, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में हमें कौन सा आर्टिकल है जो हमें जानकारी देती है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 72। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में कौन हमें जानकारी देता है? तो देखिए, अनुच्छेद 72 जो है ये हमें जानकारी देता है किस बारे में? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 61 जो है ये हमें जानकारी देता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उसके बारे में। अनुच्छेद 60 हमें जानकारी देगा किस बारे में? तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? अनुच्छेद 60 देता है। और अनुच्छेद 58 जो है ये क्या देता है हमें जानकारी? तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में हमें जानकारी कौन देगा?
अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उस बारे में हमें जानकारी कौन देता है? अनुच्छेद 58। वो योग्यता कौन कौन सी होती है? ध्यान देंगे, पहला तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राष्ट्रपति के मामले में वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, जबकि उपराष्ट्रपति के मामले में क्या हो जाता है, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। और चौथा जो योग्यता हो जाता है वो है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पीछे में 52, 53, 54 और 56 के बारे में हमने किया था, और यहाँ पे हम आर्टिकल 58, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 72 के बारे में हमने देखा। तो आप ध्यान देंगे, इसे रिवाइज करते रहेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी लिख लेंगे और उसे कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, याद रहेगा और आप एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए, भाग आपसे पूछ रहा है कौन से भाग में भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 4, भाग 5 और ऑप्शन डी है भाग 6। देखिए, राष्ट्रपति के संबंध में जब पूछे तो राष्ट्रपति संबंधित है भाग 5 से। भाग 5 में जो आर्टिकल है वो 52 से 151 तक जो पार्ट है आर्टिकल का, वो संबंधित है भाग 5 से। भाग 5 जो है ये संघ से संबंधित है। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। और फिर इसे अलग अलग 5 चैप्टर्स में बांटा गया है। संघ का जो भाग है इसे 5 चैप्टर्स में बांटा गया है, जिसमें पहला है संघ की कार्यपालिका। पहला कौन सा है? संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है 52 से 78 तक। संघ की कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 52 से 78 तक। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, तो ये सब शामिल है किससे? संघ वाले भाग से, भाग 5 से। और याद रखेंगे, संघ की कार्यपालिका अगर आपसे पूछे तो 52 से 78, आर्टिकल 52 से 78 तक संबंधित है संघ की कार्यपालिका से। और भाग 5 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो है ये भाग 5 से संबंधित है। भाग 6 जो है ये राज्य से संबंधित हो जाता है। भाग 4 जो है ये आपका नीति निदेशक तत्व से संबंधित हो जाता है। और भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित हो जाता है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग कौन सा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित में से किस अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? देखिए, अब सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कौन से वो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। कौन? एम हिदायतुल्लाह जो हैं वो क्या हो जाएंगे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने क्या किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। अब आपसे पूछ रहा है टाइम पीरियड, अवधि के बारे में। आपके सामने ऑप्शंस हैं 20 अप्रैल 1979 से 20 अगस्त 1979 तक। ऑप्शन बी 20 जुलाई 1979 से 24 अगस्त 1979 तक। ऑप्शन सी 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। और ऑप्शन डी है 24 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। देखिए, ये एक ऐसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो हो सकता है कि टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। उस समय कौन थे हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके पद पे रहते हुए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे थे कौन? उपराष्ट्रपति वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जो हैं वो कार्यभार संभाल रहे थे। और इसी समय क्या होता है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या करते हैं, अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। और त्यागपत्र देने के बाद जब उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है, तो ऐसे में हमारा संविधान प्रावधान करता है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। तो उस समय हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक काम किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने कि अभी तक कुल कितने राष्ट्रपति हुए जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया है? कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 1 भी नहीं।
देखिए, तो इसमें दो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे कौन हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे हमारे, दूसरे हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे दो राष्ट्रपति हुए जिन्होंने, जिनका निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। तो ध्यान रखेंगे, नाम भी आप याद रखेंगे, कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका निधन उनकी उनके कार्यकाल के दौरान हो गया। तो एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक है डॉक्टर सॉरी एक है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये दो ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। कल हमने देखा था उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, और आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, या फिर दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के सदस्यों का कोई रोल नहीं है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल जरूर होंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें जरूर शामिल होंगे, और दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल जरूर होंगे। ध्यान रखेंगे, जो 70वां संशोधन अधिनियम हुआ था, 70वां संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके द्वारा दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। जो 69th अमेंडमेंट था संविधान का, 69वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा दिल्ली का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसीलिए 70वां संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को के विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान देंगे केवल निर्वाचित, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों पर किसका फैसला अंतिम व बाध्य होता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों पर किसका फैसला अंतिम व बाध्य होता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का, भारतीय संसद का, भारतीय उच्चतम न्यायालय का, या फिर डी, ए और बी दोनों। देखिए, ये तो एकदम गलत हो जाएगा, संसद का कोई रोल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। निर्वाचन आयोग और भारतीय उच्चतम न्यायालय। आपको क्या लगता है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों पर किसका फैसला अंतिम व बाध्य होता है। तो चूंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन तो है नहीं, तो इसमें अंतिम फैसला किसका हो जाएगा, भारतीय उच्चतम न्यायालय का। राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय निर्वाचन आयोग का कोई अधिकार नहीं है फैसला देने का। फैसला कौन देता है, भारतीय उच्चतम न्यायालय, यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला देता है, और उसका फैसला जो है वो अंतिम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति के चुनाव हेतु नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक, ऑप्शन बी 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक, ऑप्शन सी 100 प्रस्तावक एवं 100 अनुमोदक, और ऑप्शन डी 25 प्रस्तावक एवं 25 अनुमोदक। देखिए, उपराष्ट्रपति के मामले में ये था, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रस्तावक और अनुमोदक कम से कम होने चाहिए, वो होने चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तभी वो नामांकन दाखिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम देखेंगे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को कितनी धनराशि जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। जमानत राशि के रूप में कितना पैसा जमा करना होता है अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करना चाहता है। तो उसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2500 रुपया, ऑप्शन बी 1500 रुपया, ऑप्शन सी 10,000 रुपया, या फिर ऑप्शन डी 15,000 रुपया। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 15,000 रुपया।
ये संशोधन करके 1997 के बाद बढ़ाया गया है। 1997 से पहले कितना था? 2500 रुपया। 1997 से पूर्व में था 2500 रुपया, लेकिन कोई भी आदमी जाके चुनाव में अपना नामांकन दाखिल कर देता था, तो कोई भी आके ऐसे ही नामांकन दाखिल न कर दे, उस पे रोक लगाने के लिए क्या किया गया? 1997 में इस धनराशि की सीमा को बढ़ा के 15,000 रुपया कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का एक रैपिड रिवीजन है, और रैपिड रिवीजन में ये पॉलिटिकल साइंस का ये तीसरा वीडियो है। हिस्ट्री की एक वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे प्लीज देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, रैपिड रिवीजन आपकी तैयारी में हेल्प कर रहा है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अभी तक हमारे इतिहास में केवल एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, उनका कोई विरोध नहीं हुआ है। उपराष्ट्रपति के मामले में निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति की संख्या कितनी थी? 3 थी, जिनका नाम हमने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। उसमें शंकर दयाल शर्मा भी शामिल हैं। तो वो सभी आप जाके एक बार हमारे वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे 3 उपराष्ट्रपति हुए जिनका चुनाव जो है वो निर्विरोध हुआ है। और उसी तरीके से एक राष्ट्रपति ऐसे हैं अभी तक हमारे इतिहास में जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ है, तो उनका नाम आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी, और ऑप्शन डी है रामनाथ कोविंद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 में जो चुनाव हो रहा था राष्ट्रपति पद के लिए, उसमें नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं, चुनाव के लिए खड़े होते हैं, और इनके विरोध में कोई भी नहीं आता है। इसलिए नीलम संजीव रेड्डी जो हैं भारतीय इतिहास में पहली बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, राष्ट्रपति के निजी कृत्यों हेतु अभियोग चलाने के लिए उसे कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य है? देखिए निजी कृत्यों की बात कर रहा है। आपके सामने ऑप्शन है, ए 14 दिन, ऑप्शन बी 1 महीना, ऑप्शन सी 2 महीना, और ऑप्शन सी 6 महीना। देखिए 6 महीना तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा, ऑप्शन डी ऐसे ही गलत हो गया। निजी कृत्यों के बारे में पूछ रहा है, तो निजी कृत्यों के लिए जब अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उस पर चलाना हो अभियोग, तो उसे 2 महीने पूर्व का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। ठीक है, निजी कृत्यों अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके निजी कृत्यों पर उसके खिलाफ अभियोग चलाना है, तो उसे 2 महीने पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ये तो बहुत इजी है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो ये सौंपेंगे अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। ध्यान देंगे कि हाल ही में जो खबर आई थी कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया था, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है? पीछे क्वेश्चन में हमने जो देखा वो था निजी कृत्यों पर। राष्ट्रपति जो निजी कृत्य करेंगे उस पर अगर अभियोग चलाना हो तो उन्हें 2 महीने का नोटिस दिया जाना जरूरी है। यहाँ पूछ रहा है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर, यहाँ क्या पूछ रहा है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। संविधान के उल्लंघन के आधार पर अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए तो सबसे पहले वो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 61 में मेंशन है। अब कितने दिन पूर्व का नोटिस दिया जाना जरूरी है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 दिन। संविधान के उल्लंघन के आधार पर अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है तो उसके लिए 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए, और अगर राष्ट्रपति के निजी कृत्यों के लिए उस पर अभियोग चलाया जाना है तो उसे 2 महीने पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। इसको आप याद रखिएगा, इस बारीकी को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए पिछले क्वेश्चन में ही मैं बता चुका हूं, ये महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 72 जो है ये क्षमादान से संबंधित है, अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है, और अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है। और दूसरा कथन है, महाभियोग में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले सभी सदस्य भाग लेते हैं। बताना है आपको उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी न तो एक न ही दो। तो क्या ये न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग? तो नहीं, ये जो है ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जा रहा है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और महाभियोग में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले क्या सभी सदस्य भाग लेते हैं? तो ये कथन भी गलत है, सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे, और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो उपरोक्त दोनों कथन जो है वो गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी, न तो एक न ही दो। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये था हमारा आज का रैपिड रिवीजन राष्ट्रपति से संबंधित 15 क्वेश्चन का। इसके बाद हम और एक सीरीज लाएंगे जो पार्ट 2 रहेगा हमारा राष्ट्रपति के टॉपिक से संबंधित। उसमें हम क्या कोशिश करेंगे कि जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति से के टॉपिक से, या फिर जो भी बन सकता है वो सब हम लेके आएंगे, ताकि आपका रैपिड रिवीजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस दे सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे और हमारे साथ बने रहें, और हम ये रैपिड रिवीजन कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।